नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। जनगणना की गजट अधिसूचना आज जारी की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में तैयारियों की समीक्षा की। गंगा नदी में जलमार्ग परिवहन के विकास के लिए आज पटना में पहली बार हो रहा है कार्यशाला का आयोजन। केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल करेंगे अध्यक्षता। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले 80 मृतकों की पहचान की पुष्टि हुई। 33 शव परिजनों को सौंपे गए। और मौसम विभाग ने आज किशनगंज और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। दक्षिण बिहार में बनी हुई है उमस भरी गर्मी की परिस्थिति। अब समाचार विस्तार से। जनगणना की गजट अधिसूचना आज जारी की जाएगी। इस जनगणना में पहली बार जाति गणना भी शामिल होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनगणना संबंधी तैयारियों की समीक्षा की। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 34 लाख संगणक और सुपरवाइजर तथा लगभग 1,30,000 कर्मी अत्याधुनिक मोबाइल डिजिटल उपकरणों के साथ यह अभियान संचालित करेंगे। जनगणना 2 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में प्रत्येक घर की स्थिति, परिसंपत्तियां और सुविधाओं संबंधी जानकारी दर्ज की जाएगी। दूसरे चरण में आबादी की गणना, जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित अन्य विवरण दर्ज किया जाएगा। स्वतः संगणना का प्रावधान भी उपलब्ध कराया जाएगा। डेटा संग्रह और भंडारण के साथ डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के कड़े उपाय किए जाएंगे। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले 80 मृतकों की पहचान की पुष्टि हुई है। इनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल हैं। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के अपर अधीक्षक डॉक्टर रजनीश पटेल ने मीडिया को बताया कि अब तक 33 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। जो हमारे पास दर्दी आए थे उनमें से 80 डेड बॉडीज का शिनाख्त एंड डीएनए मैचिंग हो गया है। ये सब के सब जो कंफर्म हुए हैं डीएनए मैचिंग, उनके रिश्तेदार से 100% कांटेक्ट हो गया है। दे हैव रिलेड कि वो उनकी हिसाब से उनका डेड बॉडी लेने के लिए आएंगे। 33 डेड बॉडीज जो थे मैच हुए थे वो सबमिट करके वो ले गए। इधर अहमदाबाद विमान दुर्घटना की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक आज दोपहर नई दिल्ली में होगी। केंद्रीय गृह सचिव बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गंगा नदी पर वाराणसी से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के विकास पर केंद्रित एक परामर्श कार्यशाला आज पटना के ज्ञान भवन में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पटना में राष्ट्रीय जलमार्गों पर पहली बार हो रही वार्ता की अध्यक्षता करेंगे। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जलमार्ग विकास परियोजना के तहत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इस कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। यह कार्यशाला जल परिवहन के माध्यम से माल ढुलाई और यात्री परिवहन के लिए गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का उपयोग करने पर पहली नीतिगत वार्ता है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के किनारे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के वाराणसी हल्दिया खंड पर माल ढुलाई को बढ़ावा देना है। कार्यशाला के दौरान इस परियोजना में महत्वपूर्ण हितधारकों, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के नीति निर्माताओं के बीच अंतर मंत्रालयी चर्चा होगी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर, बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, परिवहन मंत्री शीला कुमारी और उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। बैठक में राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ और अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बिहार में औद्योगिक गतिविधियों में बढ़ोतरी के मद्देनजर जल मार्ग के माध्यम से यात्री परिवहन और माल ढुलाई में व्यापक संभावनाएं हैं। इसे देखते हुए विचार विमर्श की इस पहली श्रृंखला को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार राय।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मीठापुर महुली एलिवेटेड रोड का उद्घाटन करेंगे। इस सड़क के चालू हो जाने से दक्षिण बिहार के विभिन्न हिस्सों में आना जाना आसान हो जाएगा। लोगों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी। पथ निर्माण विभाग के अनुसार इस रोड के निर्माण पर 1105 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के साथ साथ स्थानीय सांसद मीसा भारती और रविशंकर प्रसाद भी उपस्थित रहेंगे। केंद्र सरकार ने बिहार में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना के लिए 135 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसकी क्षमता 500 मेगावाट प्रति घंटे की होगी। राज्य के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि इस परियोजना से 2400 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। साथ ही पीक आवर के दौरान मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन भी बना रहेगा। उन्होंने बताया कि 15 ग्रिड सब स्टेशन को इस परियोजना के तहत शामिल किया गया है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के वैज्ञानिकों ने 22 जिले में किसानों के साथ संवाद किया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दुनियाराम सिंह ने बताया कि 15 दिवसीय अभियान के दौरान किसानों से 1 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि प्राप्त सुझावों पर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने काम शुरू कर दिया है। निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मिशन 60 नाम से एक विशेष अभियान की शुरुआत करेगा। इस अभियान के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम मतदान वाले 60 बूथों की पहचान की जाएगी। इन केंद्रों पर विशेष प्रयास के जरिए मतदान प्रतिशत को 66% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। पटना जिले में 840 ऐसे केंद्रों की पहचान की गई है जहां इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। गौरतलब है कि पिछले कुछ चुनाव में राज्य में मतदान प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से लगभग 10% कम रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में मानसून के प्रसार की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। विभाग ने आज किशनगंज और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। जिले के पोठिया में सबसे अधिक 126.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, भागलपुर, गया, रोहतास और पश्चिम चंपारण जिले में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। इधर दक्षिण बिहार के अधिकांश हिस्सों में उमस भरी गर्मी की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश के सरकारी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर की कक्षाएं संचालित होंगी। इससे संबंधित शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने सहमति दे दी है। पहले चरण में 31,297 मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में अब महीने में 3 दिन प्रसव पूर्व जांच होगी। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भगत ने बताया कि प्रत्येक महीने की 9, 15 और 21 तारीख को प्रसव पूर्व जांच अभियान चलाया जाएगा। पहले महीने में 2 दिन जांच की व्यवस्था थी। राजधानी पटना में कोविड के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 3 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। जिले में कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 86 हो गई है। इनमें से 60 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। वहीं 26 मरीजों का होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है।
हरियाणा के फरीदाबाद से समस्तीपुर आ रही एक एम्बुलेंस अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में समस्तीपुर के 3 और हरियाणा के 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ही हुए एक अन्य हादसे में मुंगेर जिले के एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो गई। अब जिलों से प्राप्त संक्षिप्त समाचार। दरभंगा के लहेरियासराय थाना क्षेत्र के बंगाली टोला से मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के सांसद अशोक यादव के पुत्र विभूति यादव के गायब होने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में लहेरियासराय थाने में गुमशुदगी का सनहा दर्ज किया गया है। पश्चिम चंपारण जिले के नवलपुर थाना क्षेत्र के पीपरपाती गांव में एक आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में थानाध्यक्ष समेत 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कैमूर जिले के कुदरा में अपराधियों ने एक महिला पुलिसकर्मी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल पुलिसकर्मी का वाराणसी में इलाज चल रहा है। सारण जिले के मांझी के थानाध्यक्ष अमित कुमार समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इन सभी पर पुलिस की छवि धूमिल करने और कर्तव्य में लापरवाही बरतने का आरोप है। मधुबनी जिले के अररिया संग्राम थाना क्षेत्र के नवानी गांव में सुपेन नदी में नहाने के दौरान डूबने से भाई बहन की मौत हो गई। पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व के वन प्रमंडल 2 के अंतर्गत त्रिवेणी कैनाल के किनारे एक बच्चे पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। नई दिल्ली के आर.के. पुरम में बिजली की तार की चपेट में आने से मधुबनी जिले के 2 युवकों की मौत हो गई। पटना पुलिस ने कुख्यात टिक-टिक गिरोह के 5 सदस्यों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। एसएसपी अवकाश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों की हत्या, लूट और रंगदारी समेत कई मामलों में तलाश थी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने ईरान और इसराइल के बीच जारी तनाव को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, तेहरान से तेल अवीव तक तबाही, हमले और तेज हुए। दैनिक जागरण ने लिखा है, केदारनाथ से तीर्थयात्रियों को ला रहा हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 7 की मौत। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, राजगीर में देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र बनेगा। राजगीर जू सफारी में 3 साल में शेर की संख्या 5 से बढ़कर 11 हुई। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, निवेशकों को राज्य में फैक्ट्री लगाने के लिए कर रहे प्रोत्साहित। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, मंगनी लाल मंडल राजद के प्रदेश अध्यक्ष बने। आज अखबार ने लिखा है, लालू से एससी कमीशन ने मांगा जवाब, मुकदमे की चेतावनी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनगणना की गजट अधिसूचना आज जारी की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में तैयारियों की समीक्षा की। गंगा नदी में जलमार्ग परिवहन के विकास के लिए आज पटना में पहली बार हो रहा है कार्यशाला का आयोजन। केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल करेंगे अध्यक्षता। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले 80 मृतकों की पहचान की पुष्टि हुई। 33 शव परिजनों को सौंपे गए। और मौसम विभाग ने आज किशनगंज और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। दक्षिण बिहार में बनी हुई है उमस भरी गर्मी की परिस्थिति। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।